हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी उसी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। इस नई सीरीज में क्या होगा कि मैं बताती हूँ आपको। इस नई सीरीज में हम क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही मैं बता दूं कि हम क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री को डीपली यानी हर चैप्टर हर टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज से हम ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ये आपको कंटिन्यूसली हर एक टॉपिक हर एक पार्ट्स में आपको मिलेगी। क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट की मैं बात करूं, ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमारा फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर ईंटें मनके तथा अस्थियां और जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय को बर्बाद किए हुए, बिना समय को वेस्ट किए हुए अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। साथ में बता दूं कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ हड़प्पाई मुहर की। आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले स्टार्ट होता है हड़प्पाई मुहर से। हड़प्पाई मुहर की मैं बात करूं तो हड़प्पाई संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। हड़प्पाई मुहर हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो यह सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई होती है। मुहरों पर समान रूप से जानवरों और एक लिपि होती है। एक लिपि उत्कीर्ण की होती है और जिस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। फिर भी हम इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे आवास, मृदभांड, आभूषणों, औजारों तथा मुहरें, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। यानी इस हड़प्पा सभ्यता से कई सारी ऐसी चीजें हमें मिली हैं जिसके माध्यम से हम वहां पर रहने वाले लोगों के बारे में यानी निवास करने वाले लोगों के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ूं मैं एक आपके लिए सभी लोगों के लिए जानकारी कि जितने लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपकी पूरी क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री आपको इस चैनल पर अब मिलने वाली है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करें कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी-कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल की मैं बात करूं, पारिभाषिक शब्द जो हैं वो किस में रहेंगे। पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूहों के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और समानतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित होती हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान का देखा जाए तो यह पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। तो कहाँ अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान और भारत के गुजरात जैसे क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगी। जो ये स्थान एक दूसरे से काफी लंबी दूरी पर स्थित भी है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर किया गया है। यानी हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि जहां पर पहली बार ये संस्कृति खोजी गई थी उस स्थान का नाम हड़प्पा है, इसीलिए हम इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आपको कोई डाउट अगर आ रहा है तो आप मुझे डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और काल निर्धारण की बात करते हैं। काल की बात करते हैं तो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसकी समय अवधि बताई
लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारण यानी बीच बताया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्या कहा जाता है, आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? आई होप मेरी बताई हुई चीजें सभी को समझ में आ रही होंगी। जिसको नहीं आ रही है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा कि मुझे डाउट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। तो इन संस्कृतियों से इसे अलग बताने के लिए हम क्या कहते हैं, इसे कभी कभी विकसित हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब बीसी और एडी के बारे में। अक्सर आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको बीसी और एडी तारीखों के बीच बीसी तारीखों के बाद बीसी और एडी वर्ड दिखता होगा। तो आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है कि बीसी और एडी में क्या डिफरेंस है। तो आज मैं आपका इस कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। अंग्रेजी में बीसी यानी हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से होता है। कभी कभी आप तिथियों के पहले एडी यानी हिंदी में ईस्वी देखते हैं। यह होता है एनो डोमिनी। क्या होता है, एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बिफोर क्राइस्ट जब होगा यानी ईसा के जन्म के पहले तो उसे बीसी कहेंगे, और ईसा के जन्म के बाद यानी एनो डोमिनी जिसे हम क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। इसका समझ में आया? आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। आजकल क्या होता है, एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई का अक्षरों का कॉमन एरा, सीई अक्षरों का प्रयोग किसके लिए होता है, कॉमन एरा के लिए। बीसीई का प्रयोग होता है बिफोर कॉमन एरा। क्लियर हुआ सभी को? इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। बीपी यानी बिफोर प्रेजेंट। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक से हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व, सीई के लिए ई तथा बीपी के लिए वर्तमान में से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। तो आपको अगर आपके बुक में कहीं भी बीई, बीसी, एडी ऐसा कुछ भी दिखेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सब चीजें क्या हैं मैंने आपको बता दिया। बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिन, ये सभी चीजों का बिफोर प्रेजेंट, इन सभी चीजों का हम प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति के बारे में। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति सिंध का चलोस्तान थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी हिस्सा है, जिसे चलोस्तान कहा जाता है, में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। आरंभ की बात करते हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। किस क्षेत्र में, जो मैंने अभी आपको क्षेत्र बताया, उस क्षेत्र में हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभान शैली से संबंधित थीं तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग 9 के बराबर होती थीं। ठीक है, कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। तो आरंभ में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या था, कौन सा एरिया मैंने बताया आपको, कौन सा क्षेत्र बताया, सिंध और चलोस्तान। चलोस्तान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो थार रेगिस्तान है उससे लगा हुआ जो पाकिस्तान का रेगिस्तानी हिस्सा है उसे चलोस्तान कहते हैं। इस क्षेत्र में बात करते हैं तो इस क्षेत्र में हड़प्पा से भी पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, लेकिन
और इन संस्कृतियों की अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली भी थी और कृषि पशुपालन भी करते थे। शिल्पकारी के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं और ये बस्तियों ऊपर छोटी होती थी। इनमें बड़े आकार की संरचनाएं नहीं होती थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमानों पर इलाके जलाए जाने के संकेत मिलते हैं और कुछ अन्य स्थलों पर त्याग दिए जाने के हमें संकेत मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग का ये हमें उदाहरण के तौर पर हमें देखने को मिलती हैं। निर्वाह के तरीके की बात करें, यानी निर्वाह के तरीके क्या क्या थे, आप मानचित्र में देखेंगे 1 और 2 मानचित्र में आपने देखा होगा विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जैसे निर्वाह के तरीके समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्व आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी मिलती है। जानकारी प्राप्त करने में हम सफल हुए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिक करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन से हमें प्राप्त होती है। तो निर्वाह के तरीके में बात करूं कि जो हड़प्पा संस्कृति से जुड़े संस्कृति थी, उनके निर्वाह में खाने पीने के लिए पेड़ पौधों से जो उत्पाद मिलते थे, जानवरों से जो उन्हें मिलता था, इन सभी उत्पादों का वो प्रयोग करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। आगे बढ़ते हैं और ईंटें, मनके तथा अस्थियों के बारे में बात करते हैं। ईंटें, मनके तथा अस्थियों के बारे में अगर मैं बात करूं तो विशेषज्ञ कहते हैं हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल था। हड़प्पा क्षेत्र स्थानों से मिले अनाज में कौन कौन से अनाज शामिल थे, तो आप मेरे साथ बोलेंगे गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, गेहूं, जौ, दाल, चना, सफेद चना और तिल। एक बार फिर से मेरे साथ आप बोलेंगे, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल। ऐसा आप 3-4 बात मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा। तो हड़प्पा से मिले स्थानों में अनाज जो थे वो थे गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो बाजरा मिला है वो गुजरात के स्थलों के पास जो संस्कृति मिली है वहां से हमें मिला है। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चावल की खेती उनमें वहां के निवासी उतने निपुण नहीं थे। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राणी वैज्ञानिक अथवा पूरा तत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, यहाँ पर वराह अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता में वराह शब्द किसके लिए संबोधित किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए सूअर। तो वराह यानी सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां हमें मिलती हैं। हम यह नहीं जब जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेट समुदायों में इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी हमें हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं और कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में समझते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में मैं बात करूं, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। मैंने अभी आपको अनाज बताए कौन कौन से मिले, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन कौन से अनाज मिले। हालांकि अनाज के दानों से हमें कृषि के संकेत तो मिलते ही हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मड मूर्तियों यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी लोगों को थी। ठीक है, और इसी आधार पर पुरातत्ववादी यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था, यानी वहां हड़प्पा निवासी जो थे वह बैलों से भली भांति परिचित थे। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगा यानी कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो बनावली यानी हरियाणा से क्या मिलता है? मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिलता है।
फिर से मेरे साथ एक बार बोलिए, बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल का हमें प्रतिरूप देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कालीबंगा यानी राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। दोनों पॉइंट नोट करिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी बताइए फिर से, बनावली हरियाणा से क्या मिलता है? तो बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिलता है और राजस्थान से यानी राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर हुआ? आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलों को उगाई जाती थी। ठीक है। पुरातत्वविदों ने फसल की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे और फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। अफगानिस्तान में श्रोतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो श्रोतुघई कहाँ पर जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ है? तो वो अफगानिस्तान में है और यहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? नहरों के साक्ष्य मिले हैं। अफगानिस्तान के श्रोतुघई से हड़प्पा स्थल है, वहां से हमें नहरों के साक्ष्य मिलते हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिलते हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले से ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का उपयोग किसके लिए किया जाता था? उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। बात करते हैं पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो है में उत्खनन पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में कुछ ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली हैं। ऐसा प्रतीत होता है अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन थी। ये जो अवतल चक्कियां हैं, ये अनाज पीसने के लिए एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर कंकीले अग्नि अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थीं। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं। कैसे होंगे इन चक्कियों के जो तल हैं वह उत्तर की तरफ हैं, उत्तल है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिलती हैं। एक वे जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है, जिनसे निचला पत्थर खोखला हो गया था। दूसरी जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन व तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इस प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर नाम दिया गया। इस पत्थरों को हमारे जो श्रमिक थे वहां काम कर रहे थे, क्या नाम दिए? सालन पत्थर नाम दिए। तथा बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय में उधार मांगा। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर इस पत्थर को दिखाया गया है। पुरातत्व वर्तमान समय की तुलना में यह समझने का प्रयास है कि प्राचीन वस्तुओं की किस प्रकार प्रयोग में लाई जाती थी। मैं खोजी गई वस्तुओं की तुलना आजकल चक्कियों से कर रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।